वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज है, जिसके ऑलरेडी 2 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो इस सीरीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए और अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप एक बार पहले के एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि सारी चीजें काफी नॉर्मल हो चुकी है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में सीजन 3 का एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है। इस सीरीज की टाइमलाइन अभी भी 1984 की ही है, यानी कि वही टाइम जब हॉकिंस लैब के अंदर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला था। जब न्यूज स्प्रेड हुई थी, यूएस तक पहुंची थी, तो वही न्यूज अब रशिया तक भी पहुंच चुकी थी कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना पॉसिबल है। यहाँ सीन हमें रशिया का दिखाया जाता है। हम यहाँ पर एक लैब देखते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। यहाँ पर हम ग्राउंड फ्लोर पे एक मशीन देखते हैं जिसके अंदर हजारों वॉट की एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। गाइस, अगर आपने सीजन 1 ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, ये चारों दोस्त जब इनके साइंस टीचर के पास जाके मिलते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का लॉजिक पूछते हैं, तो साइंस टीचर ने भी कहा था कि अगर ये कभी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना चाहेंगे तो उसके लिए हजारों वॉट की एनर्जी लगेगी। लेकिन क्या आप सभी लोगों को ध्यान है कि एल ने जब ये दरवाजा खोला था तो उसे किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि एल में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उसकी पावर्स के कारण ही अपने आप दरवाजा खुल गया था। खैर, बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर हम ऊपर लैब के अंदर देखते हैं कि 2 साइंटिस्ट है जो कि एक बॉक्स लेकर आए थे इस मशीन को चालू करने के लिए। इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए उस बॉक्स में 2 की भी थी। साथ ही साथ हम एक जनरल कमांडर को भी देखते हैं और साइंटिस्ट के कहने पर अब इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते हजारों वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। और मानो कि ये लोग आर्टिफिशियल तरीके से दीवार के अंदर एनर्जी डाल के दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। और अब इस एनर्जी से सामने की दीवार में एक दरार भी आ चुकी थी, यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा यहाँ खुल चुका है। जैसे हमने पहले के एपिसोड्स में देखे थे कि माइंड फ्लेयर और डेमोगॉर्गन्स की काफी ज्यादा रूट्स बाहर निकलती है, तो हम यहाँ पर भी यही चीज देखते हैं। इस दरार के अंदर से काफी सारी रूट्स बाहर निकलने लगती है। अब ये मशीन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर चुकी थी कि इसका रिवर्स रिजल्ट तो आना पॉसिबल ही था। इसी कारण वो मशीन खराब हो जाती है और अपने अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो रिवर्स के अंदर जाके यहाँ के खड़े लोगों को जान से मार देती है। वहाँ कुछ ब्लास्ट हो जाते हैं और मशीन पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। नीचे आके साइंटिस्ट और जनरल कमांडर देखते हैं कि आखिर इन साइंटिस्ट ने क्या किया है। असल के अंदर साइंटिस्ट ने अपना पूरा काम नहीं किया था, लेकिन ये बहुत हद तक पहुंच चुके थे। जनरल कमांडर को ये बात भी बर्दाश्त नहीं थी, इसी कारण वो मेन साइंटिस्ट को मार देते हैं और उसके असिस्टेंट को 1 साल का टाइम देते हैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। जिसके बाद ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है हॉकिंस पे। 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हॉकिंस का शहर कुछ आगे बढ़ चुका है। यहाँ एक बड़ा सा मॉल खुल चुका है जिसके अंदर हर तरीके की फैसिलिटी हॉकिंस के लोगों को मिलने लगी थी। इसी कारण सभी यहाँ जाना पहले प्रेफर करते हैं। इसके कारण कुछ उल्टा असर भी पड़ा है। जिन लोगों की छोटी शॉप्स थी वो लोग गुस्से में आके इस मॉल को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं, क्योंकि उनकी शॉप्स चलना बंद हो गई थी। जिसके बाद हम एल और माइक को देखते हैं। एल को हालांकि घर से बाहर जाना मना था, लेकिन अब जब माइक को पता था कि एल यहीं पर ही है तो माइक सीधा एल के घर तक पहुंच जाता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल चुकी थी और ये दोनों हद से ज्यादा क्लोज आ चुके थे। हॉपर इस टाइम घर पे ही था और उसे ये सारी चीजें समझ में आ रही थी कि आखिर कमरे में क्या चल रहा है। और 1 सेकंड के लिए तो हॉपर ने देख भी लिया था। हॉपर को ये चीजें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं थी और वो कमरे में जाके पूछ ही लेता है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद माइक को अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था, लेकिन माइक एल से मिलने के कारण लेट हो चुका था। अब यहाँ पे हम बाकी के सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, यानी कि ल्यूकस, विल, मैक्स, लेकिन यहाँ पर डस्टिन नहीं था। ये सभी मिलके माइक को कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में इतना क्यों बिजी हो जाते हो कि अपने दोस्तों को भूल जाते हो। ये टाइम गाइस समर वेकेशंस का था, इसी कारण हमें जितने भी बाकी के भाई बहन दिखाई देंगे वो सारे वर्किंग पोजीशन पे दिखाई देंगे। स्टीव को हम इस टाइम पे एक आइसक्रीम पार्लर पे काम करता हुआ देखते हैं। यहाँ पे स्टीव जिस लड़की के साथ काम कर रहा था, इस लड़की का नाम रॉबिन था। इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। स्टीव इन बच्चों को पीछे के रास्ते से थिएटर तक पहुँचा देता है, जहाँ पे ये बच्चे बिना टिकट के अंदर बैठ चुके थे। स्टीव इन बच्चों की बहुत अच्छी खासी मदद कर रहा था। और अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन आता है, यानी कि जब ये सारे बच्चे मूवी देख रहे थे तो इस थिएटर की तो लाइट जाती ही जाती है, साथ में इस पूरे मॉल की देखते ही देखते पूरा हॉकिंस शहर ही डार्क हो जाता है, यानी कि पूरी लाइट्स चली जाती है। जिसके बाद सीन एक स्टील फैक्ट्री में शिफ्ट होता है। यहाँ पे काफी सारे एशेस गिरे हुए थे। आप लोगों को गाइस ध्यान होगा, 2nd सीजन के अंदर डॉक्टर ओन्स जब फार्म की मिट्टी को टेस्ट करने के लिए अपने लैब में लाए थे और उसके बाद जब उसे बर्न किया था तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ में घूमने लगे थे। ये सीन भी गाइस हमें सेम यही दिखाई देता है। ये सारे एशेस इकट्ठा होते हैं और एक साथ एक स्ट्रोम के जैसे बन जाते हैं। गाइस, ये जो एशेस थे ये असल
के अंदर माइंड फ्लेयर के कुछ अंश थे। अब मैं आपको सेम टाइम पे बताती हूँ कि ये पार्टिकल्स एक्टिवेट कैसे हुए। जब रशिया के अंदर इतनी सारी पावर जनरेट करके अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खोला गया तो माइंड फ्लेयर के इन्हीं एशेस का अपने मेन सोर्स से कनेक्शन हुआ। जैसे ये कनेक्शन पूरा हुआ तो ये अनएक्टिवेट एशेस भी अब एक्टिवेट हो चुके थे। और ये एशेस यहाँ पे रहे कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट सीजन के अंदर जब विल की बॉडी के अंदर से माइंड फ्लेयर का कुछ पार्ट बाहर निकल के आया था तो उस पार्ट को अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो पार्ट बाहर ही रह जाता है और उससे पहले ही एल ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। ये सारे पार्टिकल्स उसी माइंड फ्लेयर के थे, जिसके बाद में अब पूरे शहर में लाइट आ जाती है। जो काम कंटिन्यू चल रहा था वो सभी लोग वही काम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे विल को कुछ चीजें महसूस होना शुरू हो गई थी। इतने टाइम तक जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कोई दरवाजा नहीं खुला था तो विल की तबीयत भी ठीक थी, लेकिन जैसे ही उल्टी दुनिया का दरवाजा खुला वैसे ही विल भी कुछ अनकॉन्शियस होने लग गया। यहाँ पर हम साथ ही साथ स्टीव को भी देखते हैं जो कि लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉबिन देख रही थी कि स्टीव ये चीज अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ हम नैन्सी और जॉन को देखते हैं जो कि एक साथ सुबह उठे थे। इस सीजन के अंदर इन दोनों ने भी जॉब स्टार्ट कर दी है। ये दोनों हॉकिंस के पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। लेट होने के कारण ये जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। नैन्सी का कहना था कि उस ऑफिस के अंदर सभी लोग जॉन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नैन्सी अगर लेट पहुंची तो सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाएंगे। उसका काम सिर्फ और सिर्फ कॉफी डिलीवर करने का है। असल के अंदर थी तो वो असिस्टेंट, लेकिन काम उससे उल्टे सीधे कराए जाते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पूल पे। अब हम यहाँ पर बिली की एंट्री देखते हैं। वो भी इन्हीं बच्चों की तरह बड़ा था और उसके भी स्कूल खत्म हो चुके थे, हालांकि वो इन सारे ही बच्चों से बड़ा था। अब बिली की एंट्री तो हमेशा से एक स्टार एंट्री रही है, जहाँ पर एक साथ में काफी सारी आंटियां बैठी थी और इसके अंदर हम नैन्सी की मॉम को भी देखते हैं। ये सारी की सारी आंटी बिली के आने का वेट कर रही थी और उसके आने से पहले ही टचअप भी कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि बिली अब चांस मारने के लिए मिसेस विलर के पास पहुंच चुका था। हालांकि मिसेस विलर भी चाहती थी कि वो बिली से बात करे। बिली मिसेस विलर को एक्स्ट्रा क्लासेस देने के बारे में बात करता है। इनडायरेक्टली वो उसे डेट के लिए पूछता है कि मिसेस विलर अगर उसके साथ चले तो ये मिसेस विलर के लिए ही अच्छा होगा। पहले मिसेस विलर मना करती है, लेकिन बाद में वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉयस के मॉल पे। यहाँ पे लोग आने काफी कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जॉयस को काम तो करना ही था। तभी यहाँ हॉपर आता है और जॉयस से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। असल के अंदर हॉपर एल को लेके बहुत टेंशन में था और वो माइक के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए बोलता है कि उस लड़के को शर्म नहीं आती क्या, वो मेरे सामने ही मेरी बेटी के साथ में बैठा रहता है, मैं आखिर उन बच्चों को कैसे अलग करूं। जॉयस उसे समझाती है कि तुम्हारे गुस्सा करने के कारण वो बच्चे और अपोजिट वे में जाएंगे, बल्कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें उनसे बात करनी है, बात करके सारी चीजें तुम सुलझा सकते हो। लेकिन हॉपर कहता है कि मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जॉयस कहती है कि ये बच्चे अभी टीन एज के हैं, ये बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, ये अपने मन के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। इसीलिए जॉयस हॉपर को कहती है कि अगर तुम्हें बात करना है तो तुम उनसे शांति से बात करो, और एक बड़ा सा ऐसे लिख के दे देती है और हॉपर उसे बैठ के याद करता रहता है। अब यहाँ पे गाइस सीन शिफ्ट होता है डस्टिन पे, जो कि पिछले 1 महीने से खुद के समर टाइम में खुद की मॉम के साथ अपनी ग्रैंड माँ के घर गया था और साथ ही साथ वहाँ पे साइंस क्लासेस भी अटेंड करी थी। वो बार बार में अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। घर आने के बाद डस्टिन को एक्सपेक्टेशन थी कि उसके सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आएंगे और उसका वेलकम करेंगे, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था। और कुछ ही सेकंड्स के बाद में डस्टिन के सारे टॉयज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और एक साथ कमरे के बाहर चले जाते हैं। डस्टिन काफी ज्यादा डर चुका था कि आखिर ये चीजें कैसे हो रही है। इसी कारण वो अपने हाथ में स्प्रे उठा लेता है और टॉयज के पीछे पीछे जाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि डस्टिन के सारे फ्रेंड्स उसका वेलकम करने के लिए बस उसके साथ एक प्रैंक कर रहे हैं और यहाँ पे सारे टॉयज तो एल की पावर के कारण चल रहे थे। अब जब सारे टॉयज एक जगह पे इकट्ठे होके बंद हो जाते हैं तो डस्टिन को नहीं समझ आता कि आखिर चल क्या रहा है। इतनी देर में सारे दोस्त पीछे आ जाते हैं उसके वेलकम के लिए, लेकिन शोर मचाने के कारण डस्टिन डर जाता है और डरने के कारण सारा स्प्रे ल्यूकस की आंखों में डाल देता है। डस्टिन यहाँ आने के बाद में अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो उसने इतने दिनों में किया था वो विल, माइक और एल को दिखाता है। इन बच्चों को डस्टिन के इन एक्सपेरिमेंट में कोई खास मजा नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो एक बड़ा सा सिस्टम दिखाता है और कहता है कि ये एक ऐसा रेडियो सिस्टम है जिससे कि हम काफी दूर दूर तक बात कर सकते हैं और इसका इनोवेशन तो मैंने ही किया है। ये
इनोवेशन एक्चुअली मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए किया है जिसका नाम सूजी है। सारे बच्चे जैसे ही सुनते हैं कि डस्टिन की गर्लफ्रेंड है तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। डस्टिन के अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड उसे समर कैंप में मिली थी, जो कि काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्यूट है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब इस रेडियो के सेटअप के लिए इन्हें अच्छी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, इसी कारण डस्टिन अपने सारे दोस्तों को लेके एक खुले ग्राउंड की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी माइक और एल अपना ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। एल और माइक को डस्टिन के इस इनोवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी कारण वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पहले ही निकल जाते हैं। इस चीज से बाकी के मेंबर्स को बहुत गुस्सा आता है कि इन दोनों के साथ होने के बाद में ये किसी को भी याद नहीं करते, सबको भूल चुके हैं। अब इस टाइम पे डस्टिन, ल्यूकस, मैक्स ये सारे तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन विल पीछे रह जाता है, जहाँ पर फिर से उसे कुछ चीजें महसूस होना शुरू होती है, मानो कि कुछ चीजें वापस से उसके आसपास आने लगी है। साथ ही साथ हम ग्राउंड में देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे चूहे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। तभी वहाँ पे डस्टिन और ल्यूकस विल को आवाज देते हैं और विल वापस से आगे बढ़ने लगता है। ये सारे के सारे चूहे उसी स्टील फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ हमने उन एशेस को एक साथ कंबाइंड होते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पे इन चूहों के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। ये सारे चूहे तड़प रहे थे और कुछ ही टाइम के अंदर ये चूहे फट जाते हैं। और ऐसा इनके साथ क्यों हुआ ये तो गाइस हमें आगे पता चलेगा। अब इन चारों ने अपनी मेहनत से इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी के लिए एक एंटीना सेट कर लिया था। चारों काफी थक चुके थे और अब डस्टिन का टाइम था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना स्टार्ट करे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। डस्टिन को कोशिश करते करते रात हो जाती है और अब सारे बच्चे डस्टिन की बात पे बिलीव नहीं करते। इसी कारण वहाँ से मैक्स, ल्यूकस और विल कुछ देर के अंदर निकल जाते हैं। अब डस्टिन वहाँ पे अकेला बचता है और तभी एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। हम सबको लगता है कि शायद ये डस्टिन की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन असल के अंदर ये फ्रीक्वेंसी किसी और रेडियो से कनेक्ट हुई थी, जो कि रशिया के लोग किसी और जगह पे सीक्रेट कोड के जरिए किसी मैसेज को पहुंचाना चाहते थे। जिसके बाद सीन वापस से रशिया के लैब पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें ये शाइन करती हुई चीज तो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं कि इनके सामने जो भी चीज है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पर वापस सीन हॉपर के घर पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एल और माइक अभी भी एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। हॉपर यहाँ इनका दरवाजा नॉक नॉक करके अंदर पहुँचता है और बात करने की कोशिश करता है। हॉपर इस टाइम भी शांत था और जॉयस की बताई हुई चीजों को रिपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे माइक और एल एक दूसरे के कानों में बातें करने लगते हैं। ये चीज देख के तो हॉपर वापस से भड़क जाता है और माइक को कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ हुआ है और तुम्हारे घर से कॉल आया है और तुम्हें इसी टाइम यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जब हॉपर माइक को लेके गाड़ी में बैठता है तो हॉपर यहाँ पे खुद का पेरेंट्स पना दिखाना शुरू कर देता है। वो माइक को काफी जोर से डांटता है कि तुम्हें एल के साथ में टाइम स्पेंड करना है, लेकिन थोड़े कम टाइम के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज रोज उससे मिलोगे और इतने ज्यादा क्लोजनेस बढ़ा लोगे। ये चीज देख के तो अब माइक भी डर गया था। हॉपर कहता है कि मुझे अगली बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और माइक की मॉम के ऊपर, यानी कि मिसेस विलर के ऊपर। वो बिली से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हो रही थी, लेकिन तैयार होके जब वो नीचे उतरती है तो वहाँ पे अपने हस्बैंड को और अपनी छोटी बेटी को सोते हुए देखती है और उसी टाइम वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। सेम टाइम पे सीन बिली के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ बिली भी मिसेस विलर से बात करने के बारे में अलग अलग सेंटेंस सोचता है कि वो उनको कैसे इम्प्रेस करेगा। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद में एकदम से कुछ तेजी से उड़ता हुआ आता है और बिली की कार से टकरा जाता है। इसी कारण बिली का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार इस टाइम पे उसी स्टील फैक्ट्री के सामने रुकती है। बिली को कुछ अलग अलग तरह की आवाज आ रही थी और उसी टाइम पे इस फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाली रूट्स बिली के पैर पकड़ लेती है और सीधा फैक्ट्री के अंदर तक उसे खींचती जाती है। और बिली के फैक्ट्री के अंदर जाने के साथ ही गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या जैसा विल का हाल हुआ था वैसा बिली का हाल हो जाएगा या फिर बिली अभी तक नॉर्मल बिहेव करेगा? ये सारी चीजें तो गाइस हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।